हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों का 29 जून को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो चुका है। किसी को पेपर बहुत हार्ड लगा, किसी को बहुत इजी, किसी को मॉडरेट, किसी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, किसी का खराब गया होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जब तक एनटीए द्वारा आंसर की नहीं जारी कर दी जाती, तब तक आप लोग पैनिक ना हो। अपना आगे का एग्जाम पे फोकस कीजिए। जैसे अगर जिन बच्चों ने हरियाणा का एग्जाम फॉर्म फिल किया है तो हरियाणा में लगे, और इसके अलावा जिन बच्चों को पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा है या अप्लाई करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। मैं अभी आप लोगों के लिए जेएनयू का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। अभी जेएनयू में पीएचडी के लिए सीट्स आई हुई हैं, तो जिसमें अनरिजर्व सीट्स हैं दो, एससी की है एक, एसटी की है एक, और ओबीसी की दो है, और ईडब्ल्यूएस की एक है। तो अगर आप लोगों ने जेएनयू का फॉर्म फिल किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो मैं कहूंगी कि आपको जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए। इस एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से रिसर्च और हिंदी दोनों मिक्स रहता है। ऐसे कोई अलग अलग क्वेश्चंस नहीं होते कि 1 से लेकर 30 तक रिसर्च आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चन है, और दोनों ही तरीके के पेपर यहाँ पे मिक्सड है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को आज 50 क्वेश्चन कराऊंगी और कल 50 क्वेश्चन कराऊंगी। तो उम्मीद करूंगी क्लास आपको बहुत पसंद आए। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, या डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बंधु भयन का दीन के को तारियो रघुराय, टूटे टूटे किरत हो झूठे बिरद खाब। इस दोहे के रचयिता कौन है? हमारे ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी बिहारी, सी भूषण, या डी मतीराम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी बिहारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेते अहें, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है ए जायसी, बी कबीर, सी नूर मोहम्मद, या डी अमीर खुसरो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जायसी। या जो आंसर दे रखे हैं कैंडिडेट के आंसर हैं, ये जरूरी नहीं कि सही भी हों। अगला क्वेश्चन है, शोध की रूपरेखा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है शोध का संक्षिप्त विचार, संक्षिप्त योजना सूत्र, ऑप्शन बी शोध का रेखांकन, ऑप्शन सी शोध का मानचित्र, या ऑप्शन डी शोध की भूमिका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए शोध की संक्षिप्त योजना। अगला क्वेश्चन है, शोध के अंतर्गत पाठ से तात्पर्य है। या हमारे ऑप्शन है ए रचयिता रचयिता का स्वहस्तलिखित ग्रंथ या रचना, बी किसी कृति का मौखिक पाठ, सी किसी कृति की आलोचना, या डी किसी कृति की प्रतिलिपि। तो यहाँ पाठ से क्या तात्पर्य है? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किसी कृति की प्रतिलिपि। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए कॉपीराइट लाइब्रेरी, ऑप्शन बी इंपीरियल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी ब्रिटिश लाइब्रेरी, या ऑप्शन डी हिंदुस्तानी अकेडमी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी इंपीरियल लाइब्रेरी। शोध प्रबंध लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। एक, अधिकतम प्रश्नों का प्रयोग करना, बी संकेत चिन्हों का प्रयोग विषय प्रतिपादन के साथ साथ किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी संकेत चिन्हों का प्रयोग सिर्फ पाद टिप्पणी में करना चाहिए, या ऑप्शन 4 अध्याय के आरंभ में उद्धरण दिया जाए। तो जो इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो कौन सा है? ऑप्शन सी संकेत चिन्हों का प्रयोग सिर्फ पाद टिप्पणी में करना चाहिए। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि कहीं पे भी, जैसे रामचंद्र तिवारी की आप पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें भी 1 नंबर 2 नंबर लिखा हुआ, फिर नीचे उसके 1 नंबर में बता रखा है कि ये लक्ष्मी सागर वाशनी जी की बुक से लिया गया है, तो इसे पाठ टिप्पणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कीर्ति लता का पाठलालोचन किसने किया? ऑप्शन है ए मौलवी अली हसन,
बी बाबूराम सक्सेना, सी शेख अहमल अली या डी चंद्रबली पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाबूराम सक्सेना। शोध की ऐतिहासिक पद्धति है। ऑप्शन है ए अतीत की विभिन्न अवधियों में जाकर तथ्य एकत्रित करना, ऑप्शन बी इतिहास का विश्लेषण करना, ऑप्शन सी किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम का शोध करना, या ऑप्शन डी किसी घटना स्थिति या घटनाक्रम का गहन एवं और विस्तृत विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी किसी घटना स्थिति या घटनाक्रम का गहन विश्लेषण करना। भारत में आईएसएसएन की शुरुआत कब हुई? तो आप मुझे आईएसएसएन की फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शंस है ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987 या ऑप्शन डी 1990। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी 1986। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी ऐसी कृति जिस पर आपका कॉपीराइट नहीं है उसका उपयोग करना कॉपीराइट का उल्लंघन है। उपयोग का तात्पर्य है सामग्री को पुनः प्रकाशित करवाना, बिना अनुमति के अनुदित करना, सामग्री को किराए पर देना या बेचना। और कथन 2 है कॉपीराइट कानून के उल्लंघन किसी कानूनी दायरे में नहीं आता। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है। हमारे ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही, कथन 1 और 2 दोनों गलत, कथन 1 सही लेकिन कथन दूसरा गलत। अगला ऑप्शन है कथन 1 गलत लेकिन कथन दूसरा सही। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कॉपीराइट अगर आप किसी की पुस्तक से कुछ कॉपी पेस्ट करके कहीं पब्लिश कराते हैं तो वो कानून का उल्लंघन होता है, ना कि कानून के दायरे में नहीं आता। ये हमारा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, नए आईएसबीएन की आवश्यकता कब नहीं पड़ती? ऑप्शन ए पुस्तक की नवीन संस्करण हेतु, जब पुस्तक का नवीन संस्करण कराते तब तो हमें आईएसबीएन नंबर की जरूरत पड़ती है। आप मुझे आईएसबीएन नंबर की फुल फॉर्म बताएंगे। बी पुस्तक के पुनर्मुद्रण हेतु, अगर हम वही पुस्तक को दोबारा पब्लिश करा रहे हैं। ऑप्शन सी पुस्तक को अलग फाइल फॉर्मेट में प्रकाशित करने हेतु, या ऑप्शन डी अलग मीडिया हेतु। या कुछ कोड दिए गए हैं उसमें से सही का चयन करना है। पहला है बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है सी और डी, चौथा है ए और डी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बी और सी। जब मान लो हमने किसी पुस्तक का अपनी ही किसी पुस्तक को दोबारा प्रकाशित करवाया है तो उसके लिए भी आईएसबीएन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती, या हमने उसका फॉर्मेट चेंज किया तब भी हमें आईएसबीएन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी का पता लगाने में उपयोगी नहीं है? ऑप्शन है प्लेग स्कैन, बी क्यू टेस्ट, सी कॉपीस्केप, डी स्क्राइबर, ई डाटा मीट। तो इसमें से एक असत्य अनुपयोगी है, मतलब गलत है, तो उस बताना है। हमारे कोड दिए हैं केवल ई, सेकेंड ऑप्शन है केवल सी और डी, थर्ड ऑप्शन है केवल ए और बी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर है केवल ई, जो डाटा मेट है वो कोई भी एक टूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कथन है शोध निरुपाधिक और सोपाधिक होता है। कथन 2 है शोध केवल सोपाधिक होता है। तो इसमें से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। हमारा पहला है कथन 1 और 2 दोनों सही, दूसरा है कथन 1 और 2 दोनों गलत, तीसरा है कथन 1 सही लेकिन दूसरा गलत, चौथा है पहला कथन 1 गलत लेकिन दूसरा सही। तो जहां पे भी कभी भी आप पेपर सॉल्व करेंगे, चाहे एनटीए का दे रहे हैं, यूजीसी नेट का, या मतलब किसी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये चीज याद रखें जहां पे भी केवल ऐसे शब्द आ जाएं तो ये गलत होता है। तो यानी कि हमारा पहला सही है और दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 कार्ड कैटलॉग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आकारादि क्रम में नियोजित इंडेक्स, 2 कार्ड पर रखने का बक्सा, सी तीसरा है पुस्तकालय का अनुमति पत्र, या 4 पुस्तक प्रकाशन की तिथि। तो कार्ड कैटलॉग आप लोग अगर बुक या इंडेक्स किसी भी चीज का देखते होंगे तो वहां पे जो आकारादि क्रम में लगे हुए इंडेक्स को कार्ड कैटलॉग कहते हैं।
अगला ये हमारा क्वेश्चन हिंदी से ही है, छतरी कहानी संग्रह किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। हिंदी शब्दानुशासन पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है ए धीरेन्द्र वर्मा, बी भोलानाथ तिवारी, सी किशोरीदास वाजपेयी या डी बाबूराव सक्सेना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, किशोरीदास वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, भाषाओं का सर्वेक्षण संबंधी प्रस्ताव ओरिएंटल कांग्रेस की में किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शंस ए 1876, बी 1877, सी 1886 या डी 1887। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1886। वामा शिक्षक के लेखक कौन है? ये किस विधा की रचना है, ये आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन है ए पंडित गौरीदत्त, ऑप्शन 2 राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी ईश्वरी प्रसाद या ऑप्शन डी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि डी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, इन दोनों की रचना है। विधा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। ग्रियर्सन के सर्वेक्षण के अनुसार हिंदी क्षेत्र की उपभाषाओं की संख्या है। ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5। अब 5 कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। तो टोटल हमारी 5 ये जो उपभाषाओं की संख्या जो ग्रियर्सन ने मानी है। युद्ध और नारी शीर्षक निबंध की लेखक लेखिका कौन है? तो ये महादेवी वर्मा जी की निबंध है युद्ध और नारी। किसने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किसने मौत की घाटी में यात्रा वर्णन लिखा है? ऑप्शन है ए राहुल सागंत्यायन, बी यशपाल, सी अज्ञे या डी निर्मल वर्मा। तो मौत की घाटी में है, इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे। ये उनके किसी एक यात्रा वृत्तांत से लिया गया है जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस यात्रा वृत्तांत से लिया गया है। अज्ञे ने अपने संस्मरण में किसे समय सूर्य कहा है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो समय सूर्य किसे कहा जाता है हमें वैसे भी पता है, तो किसने कहा है ये आज महत्वपूर्ण तथ्य हमें पता चला है, तो अज्ञे जी ने कहा है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 24। काल का डमरूनाद किसका निबंध है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी अज्ञे या ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उसमें चरम सीमाओं पर ऐसा आग पानी भी है जो कोई समझौता नहीं करता। किस दिशा में चलने पर आग मिल जाएगी और कहां पानी, यह पहले से जान लेने का कोई साधन नहीं है। इसी से उनके संबंध में एक व्यक्ति का मत दूसरे का विरोधी हो तो आश्चर्य की बात नहीं। महादेवी जी का उक्त कथन किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर है 25वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। जयशंकर प्रसाद, अगला क्वेश्चन है 26। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी में वास्तववाद वस्तुतंत्र के भी प्रवर्तक हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी नगेंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नंदुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 27। समालोचक की पदवी के लिए शुक्ल जी का कोई प्रतियोगी नहीं हो सकता था। विकासोन्मुख हिंदी में कालोपरांत और भी योग्य समालोचक हुए, पर जिस उच्च आसन पर शुक्ल जी का अधिकार था वह उनकी मृत्यु के बाद ही खाली हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ए नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 28। साहित्य जगत में काव्य पुरुष की अवधारणा का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है ए राजशेखर,
बी आनंदवर्धन, सी अभिनव गुप्त या डी मम्मट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 29, ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि किसी और भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री किसकी लिखी पुस्तक है? ए एफ आर लेविस, बी टी एस इलियट, सी जे सी रेंसन या डी आर एस क्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एफ आर लेविस। क्वेश्चन नंबर 30, कार्निवल कस्बाई ठेले मेले ठेले का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है ए बाक्टिन, बी स्लोवस्की, सी रोमन थॉम्पसन या डी लेवी स्ट्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बाक्टिन। क्वेश्चन नंबर 31, ओरिएंटलिज्म पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है ए एडवर्ड सईद, दो फूको, सी जॉक देरिडा या चार टेरी इगल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए यानी कि 1 एडवर्ड सईद। क्वेश्चन नंबर 32 है, तदीय समाज 1873 की स्थापना की थी। ऑप्शन है ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1900 से 1902 के बीच सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी बालमुकुंद गुप्त या डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है 1900 से 1902 तक जो है श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से बने थे, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कवियों को जन्म वर्ष के सही अनुक्रम में रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। मैं आपको इनका जन्म वर्ष बता देती हूँ। केदारनाथ सिंह जी का है 1934, कुमार विकल जी का है 1935, सोमदत्त जी का है 1939 और विष्णु खरे जी का है 1940। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कीने प्राकृत जन गुनगाना, सिर धुनी गिरा लागी पछताना। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीर या ऑप्शन डी कुम्मन दास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन ए तुलसीदास। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, अलंकार दीपक नामक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए कुमार मणि भट्ट, ऑप्शन बी शंभुनाथ मिश्र, ऑप्शन सी दुलह या ऑप्शन डी तोष निधि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शंभुनाथ मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलंकार लक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है ए कवि प्रिया, बी रसिक प्रिया, ऑप्शन सी रामचंद्रिका या ऑप्शन डी विज्ञान गीता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कवि प्रिया। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन है ए इब्राहिम खान, बी सैयद गुलाम नबी, सी मान सिंह या डी लक्ष्मी राम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सैयद गुलाम नबी रसलीन। क्वेश्चन में 39 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को मुनि जिनविजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? ऑप्शन है ए चंद्रमाला रास, बी स्थूलिभद्र रास, सी रेवंगिरी रास या डी भरतेश्वर बाहुबली रास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भरतेश्वर बाहुबली रास। क्वेश्चन नंबर 40 है, नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियां, स्मृतियों में बची रहती हैं थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए केदारनाथ सिंह, बी नरेश सक्सेना, सी राजेश जोशी या डी लीलाधर जगूड़ी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजेश जोशी। क्वेश्चन नंबर है 41, निम्न नीचे हिंदी के तीन कवियों के 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, उनमें से जो विकल्प साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवियों का है उसका सही चयन कीजिए। तो अभी तो ये क्वेश्चन में 2 आंसर सही है, पहला और चौथा, नहीं सॉरी बी और डी, यानी कि
अरुण कमल जी को भी मिला है नए इलाके के लिए, मंगलेश डबराल जी को भी मिला है हम जो देखते हैं, और बद्री नारायण जी को मिला है तुमड़ी के शब्द के लिए। इसके अलावा लीलाधर जगूड़ी जी को मिला है अनुभव के आकाश में चांद के लिए। तो यानी कि यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है वो सही हो रहे हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है छायावाद विशेष रूप से हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग ईस्वी सन 1918 से 36 उच्छ्वास से युगांत तक की प्रमुख युगवाणी रही। कथन 2 स्वच्छंदता की उस सामान्य भावभूमि की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा। यहाँ पे उचित विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है ए कथन 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन बी कथन 1 और 2 दोनों असत्य, ऑप्शन सी कथन 1 सत्य लेकिन कथन 2 असत्य, ऑप्शन डी कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ताक कमसिनवारी, ताक कमसिनवारी, ताक कमसिनवारी, सिनवारी सिनवारी उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी शमशेद बहादुर सिंह, सी अज्ञे या डी केदारनाथ अग्रवाल। तो ये पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो रामविलास शर्मा जी ने राग विराग का संपादन किया उसमें भी है, इसके अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक में भी ये है। क्वेश्चन नंबर 44, अभिव्यंजनावाद के साथ ही शुक्ल जी ने पहले से सावधान करने के लिए सन 1934 ईस्वी के इंदौर वाले भाषण में ही संवेदनावाद, इम्प्रेशनिज्म एवं मूर्ति विधानवाद की भी संक्षिप्त किंतु सारगर्भित आलोचना की थी, किंतु वर्षों तक आलोचकों का ध्यान उनकी ओर गया ही नहीं। यहाँ तक कि हिंदी में जब यत्र तत्र उन वादों के प्रभाव कार्य रचना में प्रकट होने लगे तब भी उनको पहचानने वाली दृष्टि नहीं दिखाई पड़ती। यह स्थापना किसकी है? ऑप्शन ए नंदुलाल वाजपेयी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नामवर सिंह जी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, असर्शन है ए और रीजन है आर। अभिकथन ए है शोधार्थी को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर चलना चाहिए। शोध पूर्ण होने तक शोधार्थी अंतिम रूप से कुछ नहीं कह सकता, उसकी मान्यता प्रत्येक कदम और स्तर पर बदल सकती हैं। और कारण है आर, शोधार्थी को साहित्यिक चोरी से बचना चाहिए। हमारे ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, बी ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सही लेकिन आर सही नहीं है, ऑप्शन डी ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, नीचे 2 कथन दिए हैं। कथन 1, शोध में विषय चयन करते समय पूर्व में ही शोध कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। कथन 2 है, शोध में विषय चयन करते हुए शोधार्थी को अपनी रुचि का विशेष रखना चाहिए। तो इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही, मतलब फर्स्ट और सेकंड कथन दोनों सही। ऑप्शन बी है फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन सी है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। चौथा ऑप्शन है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन ही हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कथन 1 है किसी अन्य व्यक्ति के मत का अधिग्रहण उद्धरण कहलाता है। कथन 2, उद्धरणों की उपादेयता निष्कर्षों पर पहुंचने में नहीं होती। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए और फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही, कथन 2 पहला और दूसरा दोनों गलत, तीसरा है कथन 1 सही लेकिन 2 गलत है, चौथा है कथन 1 गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा आंसर है सी, उद्धरणों की उपादेयता निष्कर्ष तक पहुंचने में नहीं होती, ये गलत है और पहला हमारा जो कथन है वो सही है। साहित्यिक चोरी के अंतर्गत कितने प्रतिशत समानता के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं है? ए 10 से 40%, बी 40 से 60, सी 10% तक समानता या डी 60
प्रतिशत से अधिक समानता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्या आप जो है 10% तक प्लेगरिज्म या किसी के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, 10% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, पाठ टिप्पणी का सही क्रम क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन केवल बी, पहले संस्करण होता है, प्रकाशक, फिर प्रसंख्या, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, पांडुलिपि के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन है ए, पांडुलिपि से तात्पर्य किसी विशिष्ट लिपि से है। ऑप्शन बी है, पांडुलिपि के अंतर्गत शोध लेख, निबंध, शोध पत्र, अध्याय एवं संपूर्ण पुस्तकें शामिल होती हैं। ऑप्शन सी, पांडुलिपि में नियत कार्य, आवधिक पत्र, परियोजना रिपोर्ट तथा उत्तर पुस्तिकाएं शामिल होती हैं। ऑप्शन डी है, किसी पुरानी पुस्तक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि डी, किसी पुरानी पुस्तक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि के अंतर्गत आती है। या मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराए हैं। आप लोगों को कुछ डाउट हो, कुछ जानना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगी क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके अलावा आप लोगों को कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।